नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। माइकल ने बिना किसी झिझक के प्रिंस को बुलाया। भेड़िया अब घायल नहीं लग रहा था, लेकिन उसके शरीर पर अभी भी उस टावर में उस राक्षस के साथ हुई मुठभेड़ के निशान मौजूद थे। उदाहरण के लिए इसकी पूंछ को ही ले लीजिए, वह अभी भी लापता था। खुद से कहीं अधिक शक्तिशाली दो प्राणियों के बीच लड़ाई में फंसने से बचने के लिए माइकल अपने मरे हुए ग्रिफिन पर सवार हो गया और आसमान में उड़ गया। जाने से पहले उसने दोनों मरे हुओं को एक सरल आदेश दिया। आपस में लड़ो, लेकिन अपने शरीर को नष्ट मत करो। और राजकुमार, अपनी विष लगाने की शक्तियों का प्रयोग मत करो। कारण सीधा साधा था, जहर का इस्तेमाल करने से केवल पर्यावरण को नुकसान होगा और संभवतः इसका किसी मरे हुए प्राणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिरकार वे जहर का असर महसूस करने के लिए जीवित तो नहीं थे, जब तक कि वह कोई विशेष बात न हो। इसका मतलब यह था कि एक तरह से प्रिंस विकलांग थे, लेकिन माइकल को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। मन ही मन उसे अब भी विश्वास था कि प्रिंस ज्यादा ताकतवर है। उनके जाते ही उनका आदेश तुरंत प्रभावी हो गया। प्रिंस ने पहले कदम बढ़ाया। जमीन से मोटी लताएं फूट पड़ी, जो सांपों की तरह लिपटती और झपट्टा मारती हुई उस मरे हुए उच्च मानव जादूगर की ओर बढ़ी। वे भयानक गति से आगे बढ़ रहे थे, उनके किनारे तलवार की तरह तेज थे। लेकिन एंडेड मेज पहले ही हरकत में आ चुका था। जादूगर होने के बावजूद इसकी प्रतिक्रिया का समय अविश्वसनीय रूप से तेज था, एक ऐसी ताकत के साथ जो किसी साधारण जादूगर के पास नहीं होनी चाहिए। उसने पलक झपकते ही जमीन से छलांग लगाए और अपनी शारीरिक क्षमता के बल पर लताओं से बच निकला। माइकल की आंखें झपकी तेज। उसे उम्मीद थी कि एंडेड मेज पूरी तरह से जादू पर निर्भर रहेगा, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था कि उच्च मानव केवल जादू में ही प्रतिभाशाली नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके शरीर स्वाभाविक रूप से समान स्तर के सामान्य मनुष्यों की तुलना में अधिक मजबूत थे। हालांकि उनकी शारीरिक क्षमता, माना के प्रति उनकी अविश्वसनीय आत्मीयता और जादू में उनकी प्रतिभा के मुकाबले कुछ कम थी, विशेष रूप से उनके अविश्वसनीय मानव भंडार को ध्यान में रखते हुए। माइकल ने अवलोकन किया। मुझे नहीं लगता कि मास्टर रैंक का जादूगर भी इतनी तेजी से चल पाएगा, सिवाय असाधारण रूप से शक्तिशाली जादूगरों के। शायद केवल रैंक 4 का नाइट ही ऐसा कर सकता है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, माइकल की निगाहें नीचे युद्ध के मैदान पर टिकी रहीं। राजकुमार ने बिना विचलित हुए और अधिक लताएं बाहर की ओर भेज दी। उसी समय अनडेड मेज ने एक हाथ उठाया और उंगलियों ने हवा में चमकती रेखाएं बनाई, एक जादुई घेरा। तुरंत असर करने वाली क्षमताओं के विपरीत मंत्रों को गढ़ने में समय लगता था। मंत्र जितना शक्तिशाली होता था, उसे बनने में उतना ही अधिक समय लगता था। यही इसकी कमजोरी थी। प्रिंस ने इसका फायदा उठाया। बैले तूफान की तरह आगे बढ़ी, लेकिन उच्च कोटि के मानव जादूगर ने भयानक फुर्ती के साथ हमलों के बीच से रास्ता बनाया। उसकी सफेद आंखें शांत रहीं, उसके हाथ अभी भी जटिल वृत्त बना रहे थे। और तब जादू सक्रिय हो गया। हवा में एक विशालकाय अग्निभाला प्रकट हुआ, जो अपेक्षित आकार से कहीं अधिक बड़ा था। अधिक घना, अधिक गर्म, अधिक घातक। इसके भीतर संकुचित अत्यधिक मात्रा में माना ऊर्जा के कारण इसके आसपास की हवा भी झिलमिलाने लगी थी। माइकल की सांस अटक गई। ये सामान्य बात नहीं है। वह मंत्र उल्कापिंड की तरह तेजी से आगे बढ़ा और सामने से आ रही लताओं से टकरा गया। एक जोरदार धमाके की गूंज सुनाई दी, जब आग की लपटों ने हरियाली को भस्म कर दिया और नीचे की जमीन को झुलसा दिया। राजकुमार पीछे की ओर कूदा, लेकिन वह काफी तेज नहीं था। एक जोरदार झटका लगा, जिससे भेड़िया पीछे की ओर फिसल गया। माइकल की पकड़ उस मरे हुए ग्रिफिन पर और भी मजबूत हो गई। उस हमले की शक्ति अविश्वसनीय थी। उसने फायर स्पीयर को पहले भी देखा था, लेकिन इस रूप में कभी नहीं। तो ये सिर्फ माना स्तरों की बात नहीं थी। उच्च मानव जादू की शक्ति एक सामान्य जादूगर की शक्ति से कहीं अधिक थी। एक श्रेष्ठ नस्ल, असल में ऐसा ही है। ये बात समझ में आती है। कमांडर रैंक के जादूगर की माना शक्ति एक अप्रेंटिस जादूगर की माना शक्ति से मौलिक रूप से भिन्न होती है, और यही तर्क जातियों पर भी लागू होता प्रतीत होता है। कुछ क्षणों के लिए माइकल के मन में यह विचार आया कि ड्रैगन का जादू कैसा होगा। यदि ये दुनिया भी पृथ्वी के समान सिद्धांतों का पालन करती, जहां ड्रैगन को सर्वोच्च माना जाता था, तो यहाँ वे और भी अधिक भयावह होते। राजकुमार गुर्राया, उसकी निगाहें मरे हुए जादूगर पर टिक गईं। भेड़िए का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। धरती से और भी लताएं निकली, लेकिन इस बार प्रिंस ने केवल फंसाने पर ही भरोसा नहीं किया। जैसे ही लताएं तेजी से आगे बढ़ी, उसका शरीर धुंधला हो गया, एकदम समन्वित हमले में उनके साथ साथ आगे बढ़ता हुआ। अभी भी मंत्र जाप करने की मुद्रा में मौजूद उस अमर जादूगर के पास दूसरा मंत्र पूरा करने का समय नहीं था, तो इसने कुछ अप्रत्याशित कर दिया। इसका सीधा सामना प्रिंस से हुआ। एक जादूगर मुंह के मार रहा है। उसकी मुट्ठी ने हमलावर भेड़िए पर इतनी ताकत से प्रहार किया कि वह किसी जादूगर के लिए उपयुक्त नहीं होनी चाहिए। प्रिंस पीछे की ओर बुरी तरह गिर पड़े। माइकल की पुतलियां सिकुड़ गईं। बिल्कुल नहीं, एक उच्च कोटि का जादूगर क्या शारीरिक रूप से इतना शक्तिशाली था? माइकल ने सांस छोड़ी। ये तो बिल्कुल ही अलग स्तर का मरे हुए प्राणी थे। और सबसे अच्छी बात क्या है, वह 4 और भी ले सकता था। सच कहें तो अगर वह कुछ चीजों को छोड़ने के लिए तैयार होता, तो एकमात्र वास्तविक सीमा उसके अनुबंध के स्लॉट ही होते। हालांकि सभी उच्च मानव मरे हुए प्राणी एक जैसे नहीं होंगे। उदाहरण के लिए उसके 4 मानव मरे हुए प्राणियों ने जीवन बीज को प्रज्वलित तक नहीं किया था। उनकी कौशल अवस्थाएं पूरी तरह से खाली थीं। उनका विकास करने से वे जरूरी नहीं कि उस मरे हुए प्राणी से अधिक शक्तिशाली हो जाए, जो विकास से पहले ही अलौकिक शक्ति वाला हो।
जैसे जैसे माइकल लड़ाई को देखता रहा, उसके मन में कई विचार कौंधते रहे। प्रिंस ने झटके को सहते हुए चारों पैरों पर छलांग लगाई। उसके पंजे झुलसी हुई धरती में धंस गए और उसके फर पर अभी भी अंगारे चिपके हुए थे। लेकिन माइकल भेड़िए की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी निगाहें मरे हुए जादूगर पर टिकी हुई थीं। वो मुक्का, इसमें कोई तकनीक नहीं थी, कोई युद्धकला का कौशल नहीं था, बस कच्ची क्रूर ताकत थी। एक सीधा जबरदस्त प्रहार, और फिर भी ये कारगर साबित हुआ। हास्यास्पद, एक जादूगर को ऐसा नहीं कर पाना चाहिए, लेकिन एक उच्च कोटि का इंसान ऐसा कर सकता है। माइकल के दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे। उनके शरीर उनकी जादुई शक्तियों जितने भयावह नहीं थे, लेकिन फिर भी वे सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। ये स्पष्ट था कि यह जाति जादू के लिए सबसे उपयुक्त थी। फिर भी माइकल को नहीं लगता था कि एक उच्च मानव के रूप में शूरवीर बनना व्यर्थ होगा। माना के साथ उनकी स्वाभाविक आत्मीयता का अर्थ था कि शूरवीर के रूप में प्रगति न केवल तेज बल्कि अधिक कुशल भी हो सकती है। आखिरकार शूरवीर केवल शारीरिक शक्ति तक ही सीमित नहीं थे, वे माना से परिपूर्ण तकनीकों का भी उपयोग कर सकते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह शूरवीर हो या जादूगर, एक उच्च कोटि का इंसान दोनों ही रूपों में भयावह होगा। प्रिंस की दहाड़ और गहरी हो गई। उसके शरीर से अंगारे बिखरने के साथ ही उसके बाल खड़े हो गए। अमर जादूगर ने बेपरवाही से अपना हाथ नीचे कर लिया। न तो उसने कोई हमला किया, न ही कोई मंत्र रचा। वह बस वहीं खड़ा देखता रहा। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या वह इंतजार कर रहा था? नहीं, ये किसी चीज का परीक्षण कर रहा था। और फिर उसने उसे देखा। उसके शरीर के चारों ओर माना की हल्की सी चमक, उसके अंगों के चारों ओर लिपटी ऊर्जा की पतली पतली लकीरें। राजकुमार ने इंतजार नहीं किया। भेड़िया फिर से झपटा, इस बार और भी तेज गति से। उसका शरीर धुंधला सा दिखाई देने लगा। जमीन से और भी लताएं फूट पड़ी, लेकिन पहले की तरह उन्होंने सीधा हमला नहीं किया। वे असामान्य रूप से मुड़ गईं, हवा में ही झुक गईं और मरे हुए जादूगर की हरकतों पर प्रतिक्रिया करने लगीं। माइकल की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये सिर्फ पौधों को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं था। प्रिंस अपने प्रतिद्वंदी का अध्ययन कर रहा था। ये और भी स्मार्ट होता जा रहा है। वह खुद को ढाल रहा है। लताएं कई कोनों से फैलकर एक जीवित पिंजरे की तरह चारों ओर कसती जा रही थीं। उसी समय प्रिंस ने अपने जबड़े चौड़े खोलकर सीधे अनडेड मेज के कमजोर बिंदु पर निशाना साधा। और अभी तक अमर जादूगर हिल गया, पहले से भी तेज। न कोई जादू, न कोई तकनीक, बस बेमिसाल रफ्तार। ये हवा में ही घूम गया, लताओं से बाल बाल बचा। और ठीक उसी समय जब प्रिंस ने छलांग लगाई, उसका हाथ झट से बाहर निकल आया। पहली बार अनडेड मेज ने बचने की बजाय पकड़ लिया। एक जोरदार आवाज गूंजी जब उसकी उंगलियों ने राजकुमार के अगले पैर को जकड़ लिया, जिससे जानवर बीच में ही झपट्टा मारते हुए रुक गया। फिर वह घूमने लगा। माइकल को प्रतिक्रिया देने का मुश्किल से ही समय मिला। एक सहज गति से अनडेड मेज ने राजकुमार को फेंक दिया। वह विशालकाय भेड़िया उड़ गया। ये लताओं को तोड़ता हुआ, पेड़ों को चीरता हुआ, जमीन पर लुढ़कता हुआ अंततः फिसलते हुए रुक गया। मौन युद्ध क्षेत्र से ठंडी हवा गुजरी। माइकल की हृदय गति धीमी हो गई। यह कोई जादू नहीं था, वह विशुद्ध शक्ति थी। उस अमर जादूगर ने अपना हाथ नीचे किया और अपना सिर झुकाया, मानो वह किसी चीज का मूल्यांकन कर रहा हो। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। ये तो पागलपन है। माइकल की ग्रिफिन पर पकड़ और मजबूत हो गई। इस समय अगर कोई माइकल से कहे कि उसका अनडेड प्राणी असाधारण श्रेणी का प्राणी नहीं है, तो वह मौके पर ही उनसे लड़ पड़ेगा। 3 सितारा दुर्लभ श्रेणी का प्राणी होने के बावजूद प्रिंस को लगातार धमकियों का सामना करना पड़ा था। क्या यह सचमुच प्रथम श्रेणी के शिखर पर पहुंचे एक उच्च कोटि के मानव की शक्ति थी? माइकल को पता नहीं था और जानने की जरूरत भी नहीं थी। उसका अमर प्राणी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वह खुद मैज लियान से भी ज्यादा जादूगर था और लियान के समूह के किसी भी शूरवीर से ज्यादा योद्धा था। इसके लिए 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स बिल्कुल फायदे का सौदा है। लेकिन माइकल संतुष्ट नहीं था। उसे उम्मीद थी कि प्रिंस नवविकसित मरे हुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। लेकिन वास्तविकता उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। सच कहूं तो प्रिंस उस अमर उच्च मानव जादूगर की शक्ति की वास्तविक सीमा को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। माइकल ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा जब उसे लगेगा कि प्रिंस किसी काम के लिए बहुत ही अक्षम है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ इसलिए कि प्रिंस अब कमजोर हो गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह हमेशा कमजोर ही रहेगा। उनकी प्रतिभा के बल पर उनके द्वारा बनाए गए किसी भी मरे हुए प्राणी का साधारण रहना असंभव था। लेकिन फिलहाल प्रिंस के पास अपनी हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बस काफी है। माइकल की आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे उसके 2 मरे हुए साथियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ जब वह अपने ग्रिफिन पर सवार होकर आकाश से नीचे उतरा। राजकुमार, इधर आओ। विशालकाय भेड़िए ने बिना किसी झिझक के आज्ञा का पालन किया, लेकिन जैसे ही वह पास आया, माइकल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह असंतुष्ट क्यों प्रतीत होता है? उनके बीच के संबंध ने उसे सब कुछ बता दिया। राजकुमार का दिमाग तेज होता जा रहा था। अभी अभी हुए युद्ध में इसने बुद्धिमत्ता का एक भयावह स्तर प्रदर्शित किया, जो कुछ ही दिन पहले की तुलना में कहीं अधिक था। और अब ऐसा लग रहा था कि यह अपने खुद के विचार और भावनाएं विकसित कर रहा है। माइकल ने भौहें चढ़ाई, फिर हाथ बढ़ाकर जानवर के घने फर को अलग किया। कुछ क्षण की झिझक के बाद उसने बोलना शुरू किया। आप किसी और समय फिर से जा सकते हैं। पल भर में ही उनके रिश्ते में खुशी की लहर दौड़ गई। माइकल अनजाने में ही मुस्कुराने लगा। तो क्या वो प्रतिस्पर्धी स्वभाव का है? उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रिंस प्रतिस्पर्धी स्वभाव का होगा। भेड़िए को पाताल लोक में वापस भेजने के बाद माइकल ने अपना ध्यान अपने अमर उच्च मानव पर केंद्रित किया। थोड़ी दूरी पर रुककर उसने उस मरे हुए प्राणी के रूप को गौर से देखा। लड़ाई के बावजूद उसे अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ था। आपको कैसा लगता है? जवाब एक मधुर गहरी आवाज में आया, पहले से कहीं अधिक भारी, एक ऐसे भार से भरा हुआ जो पहले नहीं था। किस तरह से, गुरुजी?
माइकल ने थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ऐसा लगता है कि विकास ने इसकी पहले से ही उच्च बुद्धिमत्ता को और भी बढ़ा दिया है। लड़ाई के दौरान उसने पहले ही इस बात पर ध्यान दिया था, लेकिन उसे इतनी धाराप्रवाह बोलते हुए सुनकर उसकी आशंकाएं और भी पुष्ट हो गईं। बहरहाल माइकल को ये पसंद आया। उन्होंने स्पष्ट किया, आपका विकास। उस मृत प्राणी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। क्या यह विकास है? उसने उलझन में इस शब्द को दोहराया और फिर सिर हिलाकर कहा, यही हो सकता है। मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूं। माइकल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह कितना अधिक मजबूत है? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उस मरे हुए प्राणी के अगले शब्दों ने उसके होठों को फड़फड़ाने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ स्वामी जी, वह भेड़िया पहले इतना कमजोर था कि मुझे धक्का नहीं दे सका। माइकल जम गया। उसके बच्चे के बारे में बात हो रही थी। अगर ऐसा न होता कि उस मरे हुए प्राणी ने इतनी मासूमियत से बात की थी और वास्तव में वह उसका अपना ही मरा हुआ प्राणी था, तो शायद वह अपनी पूरी मरे हुए प्राणियों की सेना को उस पर हमला करने के लिए बुला लेता। इसके बजाय उसने गहरी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और भी मजबूत प्रतिद्वंदी है। मिलिए लकी से। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, जमीन पर एक जादुई घेरा अचानक प्रकट हो उठा। पलक झपकते ही एक विशाल आकृति प्रकट हुई। भाग्यशाली, 5 मीटर लंबा वह जानवर एक विशालकाय था। सूर्य की रोशनी में उसके पत्थर जैसे भूरे रंग के फर हल्की हल्की चमक रहे थे, जिनमें हरे रंग की झलक भी थी। उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी बेलों की कांटेदार लताएं पहले की तरह ही भयानक लग रही थीं। यह माइकल का एकमात्र मान्यता प्राप्त असाधारण श्रेणी का प्राणी था। वह अपने एंडेड हाई ह्यूमन की ओर वापस मुड़ गया। आप क्या सोचते हैं? उस अमानव ने काफी देर तक लकी को गौर से देखा और फिर सिर हिलाया। इसकी उपस्थिति कहीं अधिक भयावह है स्वामी जी। मैं इससे लड़ूंगा और आपको अपमानित नहीं करूंगा। इसी बीच लकी अपने सामने मौजूद मानवाकार आकृति को देखता रहा। उसका मन असमंजस से भरा हुआ था। ये चीज इतनी शक्तिशाली क्यों थी? माइकल ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ न कहते हुए वह अपने एंडेड ग्रिफिन पर सवार होकर आकाश में उड़ गया और पहले जैसा ही आदेश छोड़ गया। जैसे ही माइकल ने आदेश दिया, उसके एंडेड हाई ह्यूमन ने तुरंत कार्रवाई की। बिना किसी झिझक के वह आगे की ओर झपटा, लेकिन लकी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह विशालकाय जानवर अपनी जगह पर डटा रहा। उसके पत्थर जैसे सख्त फर के नीचे की मांसपेशियां तन गईं। और फिर जैसे ही वह अमर उच्च मानव करीब आया, बूम, लकी का पंजा किसी भारी हथियार की तरह जोरदार प्रहार करता हुआ आगे बढ़ा। हमले की प्रचंड शक्ति से हवा कांप उठी, जिससे वह अमर उच्च मानव फटी हुई धरती पर पीछे की ओर फिसल गया। माइकल पैनी निगाहों से सब कुछ देख रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, लकी ज्यादा मजबूत था। इससे पहले प्रिंस को तालमेल बिठाने में काफी दिक्कत होती थी। फिर भी जैसे ही उस उच्च मानव ने होश संभाला, उसकी चमकती आंखों में कोई झिझक नहीं थी। उसने बस अपनी मुद्रा को समायोजित किया और एक हाथ उठाया। उसके आसपास की हवा अस्थिर हो गई। माइकल ने तुरंत इस बदलाव को पहचान लिया। एक उच्चारण, अग्निभाला। लकी को खतरे का आभास हो गया था। उस विशालकाय जानवर के पैर तन गए। उसके कांटेदार लताओं से बने बल किसी जीवित प्राणी की तरह फड़फड़ाने लगे। और तब फायर स्पीयर आगे की ओर लॉन्च हुआ। युद्ध क्षेत्र में एक तेज रोशनी की लकीर कौंधी और सीधे लकी के विशाल शरीर की ओर निशाना साधा। माइकल की ग्रिफी पर उसकी पकड़ और कस गई, लेकिन किस्मत अच्छी थी, लकी बच नहीं पाया। यह जरा भी नहीं हिला। बजाय बूम, लकी ने भले का सीधा सामना किया। आग की लपटें भड़क उठी और चिंगारियां पूरे मैदान में बिखर गईं। लेकिन जब धुआं छट गया, लकी अभी भी खड़ा था। माइकल की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। हमले में उसके शरीर का कुछ हिस्सा जल गया था, लेकिन बस इतना ही। इसने इसे सहन कर लिया था। इससे मन में सचमुच ये सवाल उठता है कि टावर में मौजूद वह जानवर अपनी कमजोर अवस्था में कितना शक्तिशाली रहा होगा। लकी ने धीमी गड़गड़ाहट भरी गुर्राहट निकाली। फिर बिना किसी झिझक के उसने हमला कर दिया। माइकल मुस्कुराया। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले कुछ क्षणों के लिए जादू, मुंह के लताएं और पंजे वर्चस्व की लड़ाई में आपस में टकराते रहे। जादुई मंत्रों का विस्फोट हुआ। मुठियां हथौड़ों की तरह प्रहार करने लगीं। लताएं अधिक होकर फैल गईं। पंजे हवा में चीरते हुए आगे बढ़े। दोनों पक्षों में से किसी ने भी पीछे हटने से इनकार नहीं किया। लेकिन एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद अंततः विजेता सामने आया। जमीन पूरी तरह से उखड़ गई थी, आग की लपटों से काली पड़ गई थी और उस पर पंजों के निशान थे। खेत में टूटी हुई मिट्टी के टुकड़े और बिखरी हुई लताएं पड़ी थीं। और इस विनाश के केंद्र में लकी विजयी रहा। उसके घने पत्थर जैसे सख्त बाल जगह जगह से जल गए थे और शरीर पर गहरे घाव थे जहां मरे हुए उच्च मानव ने वार किए थे। लेकिन चोटों के बावजूद वह मजबूती से खड़ा था और उसके कांटेदार बाल आलसे से लहरा रहे थे। दूसरी ओर अनडेड हाई ह्यूमन फंसा हुआ था। उसका पूरा शरीर लकी की लताओं में जकड़ा हुआ था। मोटी लताएं उसके अंगों, छाती और गर्दन के चारों ओर लिपट गईं, जिससे वह टूटी हुई जमीन पर जकड़ गया। जितना अधिक वह संघर्ष करता, लताएं उतनी ही कसकर लिपटती जाती और धीरे धीरे उसकी शक्ति को जकड़ती जाती। माइकल ऊपर से हाथ बांधे हुए देख रहा था। उसके मरे हुए सैनिकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, असाधारण रूप से अच्छा। दोनों में नहाने की ऐसी महारत थी जो किसी असाधारण श्रेणी के प्राणी के लिए उपयुक्त थी। यदि पहले उसे संदेह था कि उच्च कोटि के मनुष्य की तुलना असाधारण श्रेणी के प्राणी से नहीं की जा सकती, तो अब उसे संदेह होने लगा था। लेकिन अंत में लकी इससे बच निकला। नीचे से उस मरे हुए उच्च मानव की आंखें दिखाई दे रही थीं। उसने बहुत पहले ही संघर्ष करना बंद कर दिया था। इसके बजाय वो बस वहीं पड़ा हुआ था, आकाश की ओर घूर रहा था। माइकल धीरे धीरे नीचे उतरा और उनके बगल में आकर रुका। आपने अच्छा किया। उनकी आवाज में न तो निराशा थी और न ही तिरस्कार, बल्कि उनके लहजे में खुशी झलक रही थी।
उस अमर प्राणी ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया, फिर वापस लकी की ओर, जो अभी भी बंधा हुआ था। लंबे मौन के बाद अंततः उसने बात की। मेरी हार हुई। माइकल ने सिर हिलाया। हाँ। माइकल को भावनाओं की एक लहर महसूस हुई जो उसके पास आ रहे मरे हुए लोगों के लिए भ्रमित करने वाली थी। मुझे ये भावना पसंद नहीं है गुरुजी। माइकल को ये बात समझ आ गई। उसे यह मरे हुए प्राणी पसंद आने लगा था, न केवल उसकी ताकत के लिए बल्कि जिस तरह से वह एक जीवित प्राणी की तरह व्यवहार करता था उसके लिए भी। इससे वह सचमुच खुश हो गया और वह भविष्य के बारे में कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके सारे मरे हुए जीव नहीं सारे नहीं, उसने खुद को सुधारते हुए कहा, स्पेक्ट्रल एंड जैसे अपने खास जीवों के बारे में सोचते हुए। लेकिन अगर उनमें से ज्यादातर बोल पाते, अगर वे इस जीव की तरह खुद को अभिव्यक्त कर पाते। यह एक रोमांचक विचार था। उन्हें नहीं लगता था कि इससे कोई समस्या होगी। आखिरकार उसके मरे हुए लोग केवल उनके बीच हुए समझौते की वजह से ही अस्तित्व में थे। वे उसे कभी धोखा नहीं देंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण था। माइकल ने सिर हिलाते हुए हल्की हंसी हंसी। तो अगली बार हार मत मानना, उसने मरे हुओं से कहा। इस पर उस मरे हुए प्राणी की उंगलियां फड़क उठी, मानो वह उन शब्दों को अपने पूरे अस्तित्व में उकेर रहा हो। माइकल ने लकी की तरफ एक नजर डाली। जाने देना, धीमी सी गुर्राहट के साथ उस विशालकाय जानवर ने बात मान ली। लताएं ढीली पड़ गईं और पीछे हटते हुए सांपों की तरह सरकती हुई दूर चली गईं। वह अमर मानव धीरे धीरे उठ बैठा और अपने हाथों और पैरों का निरीक्षण करने लगा, मानो यह पुष्टि कर रहा हो कि वे अभी भी ठीक से काम कर रहे हैं। माइकल मुस्कुराया। यह एक अच्छा मुकाबला था। उसने कुछ सीखा था। उसका अमर प्राणी पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। हालांकि वह लकी से हार गया, माइकल को विश्वास नहीं था कि असाधारण श्रेणी के हर प्राणी के साथ भी ऐसा ही होगा। आखिरकार एक ही पद के भीतर भी मजबूत और कमजोर लोग होते हैं। जैसे कि स्लाइम और गोब्लिन दोनों ही सामान्य रैंक के थे, फिर भी उनकी ताकत अलग अलग थी। बेशक ये भी संभव था कि लकी अपनी रैंकिंग में कमजोर पायदान पर हो, लेकिन ये बात कुछ ज्यादा ही दूर की कौड़ी लग रही थी। असाधारण रैंक निस्संदेह शक्तिशाली थी, लेकिन इसने माइकल को वह जबरदस्त परिवर्तन का एहसास नहीं दिया जिसकी उसे ताकत में अचानक हुई वृद्धि से उम्मीद थी। जहां तक उसके एंडेड हाई ह्यूमन की बात है, माइकल जितना ज्यादा उसे देखता गया उतना ही ज्यादा संतुष्ट होता गया। फिर भी उसने तुरंत उन दोनों मरे हुओं को बर्खास्त नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपना ध्यान अपने आसपास के वातावरण पर केंद्रित किया। वह जगह पहचान से परे हो गई थी। जो कभी एक छोटा शांत जंगल हुआ करता था, वह अब एक दागदार बंजर भूमि बन चुका था। जमीन धंस गई थी, उस पर गहरे पंजे के निशान और जादुई विस्फोटों से बने गड्ढे थे। जमीन के कुछ हिस्से आग की लपटों से काले पड़ गए थे, कुछ इलाके अभी भी सुलग रहे थे, जिनसे धुएं के पतले गुबार हवा में उठ रहे थे। टूटी हुई लताएं और बिखरे हुए पेड़ चारों ओर बिखरे पड़े थे, मानो किसी तूफान के बाद का मंजर हो। टूटे हुए तने जमीन से अजीबोगरीब कोनों पर निकले हुए थे और कुछ पर अभी भी लकी की कांटेदार लताएं लिपटी हुई थीं, जो आधी फटी और आधी जली हुई थीं। माइकल की निगाहें तबाही के मंजर पर घूम गईं। क्या मैंने यहाँ लड़कर गलती की? ये सवाल अनायास ही पूछा गया था, लेकिन उसे इसका जवाब पहले से ही पता था। यहाँ जो कुछ हुआ था उसे छिपाना नामुमकिन था। वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत समझ जाता कि एक भयावह युद्ध हुआ था। कुछ क्षणों के लिए माइकल ने इसे जैसा है वैसा ही छोड़ने पर विचार किया। ऐसा नहीं था कि कोई इसे सीधे तौर पर उससे जोड़ता, लेकिन उसने आह भरी, नहीं, यह अच्छा विचार नहीं था। कम से कम उसे अपने सारे सबूत मिटा देने चाहिए। माइकल ऐसा करने का तरीका सोचने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। भाग्यशाली, उसकी निगाहें उस विशालकाय जानवर पर टिक गईं, उसके होंठ फड़कने लगे। मैं तो भूल ही गया, लकी की क्षमताओं में से एक ऐसी क्षमता थी जो इस स्थिति में काम आ सकती थी। विनथॉर्न रेगरल V25 अधिकतम। नाम लकी। EXP 9,78,789 बटा 10,21,752। रैंक असाधारण। कौशल काटना, पादप नियंत्रण उन्नत निपुणता, विष उन्नत निपुणता, वायरल वृद्धि बुनियादी निपुणता, विषैले पुनरुत्थान बुनियादी निपुणता। मास्टर माइकल नॉमन। एक और प्राणी आगे बढ़ने के करीब है। हम तो सचमुच जहर के साथ एक हो गए हैं, है ना लकी? माइकल के होठों के किनारे हल्के से फड़क उठे जब उसने अपने मरे हुए साथी की स्थिति पर नजर डाली। हालांकि उनका ध्यान पूरी स्टेटस स्क्रीन पर नहीं था। ये कौशल की बात थी, या यूं कहें कि विशेष रूप से एक कौशल की, जिस पर लकी और प्रिंस दोनों सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। पौध नियंत्रण, पादप नियंत्रण उन्नत निपुणता दक्षता 62.5%। एडवांस्ड मास्टरी के स्तर पर प्लांट कंट्रोल एक अत्यंत बहुमुखी क्षमता में विकसित हो जाता है, जो बढ़ी हुई रेंज सटीकता और हेरफेर प्रदान करता है। उन्नत दक्षता स्तर पर वर्तमान प्रभाव, विस्तारित दायरा, इस क्षमता का दायरा बढ़कर 300 मीटर हो जाता है, जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में वनस्पतियों पर नियंत्रण संभव हो जाता है। विकास में तेजी, पौधे कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से परिपक्व हो सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता युद्ध या रक्षा के लिए विशाल लताएं, पेड़ या कांटेदार अवरोधों को बुला सकता है। जटिल हेरफेर, ये जटिल गतिविधियों की अनुमति देता है, जैसे कि हथियार बनाना उदाहरण के लिए लता की चाबुक या भाले जैसी शाखाएं, या जाल बनाना उदाहरण के लिए जड़ों से दुश्मनों को फंसाना। जीवन शक्ति का क्षय, कुछ नियंत्रित पौधे दुश्मनों की जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक सफल हमले के साथ उपयोगकर्ता की थोड़ी मात्रा में मन या सहनशक्ति बहाल हो जाती है। कौशल के विवरण की दोबारा जांच करते हुए माइकल को एहसास हुआ कि उसने शायद उस कौशल के प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया था जिसका उपयोग उसके मरे हुए सैनिक मुख्य रूप से युद्ध के लिए करते थे। एक तो वे कौशल के विकास त्वरण प्रभाव के साथ उत्कृष्ट कृषि एंडेड बन सकते हैं। जीवन शक्ति का क्षय भी दिलचस्प है। हालांकि वे भविष्य में इसका उपयोग करने का तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन उनके स्वामी के रूप में मुझे इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था।
ये कुछ वैसा ही था जैसे कोई अपने पालतू जानवर को प्रशिक्षित करता है। पालतू जानवर स्वाभाविक रूप से वह करने में सक्षम होते हैं जो उन्हें सिखाया जा रहा होता है, लेकिन मार्गदर्शन के बिना वे शायद लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाते। उसके मरे हुए प्राणियों के मामले में जब से वे मरे हुए प्राणी बने थे तब से उनका उपयोग हमेशा युद्ध के लिए किया जाता रहा था। ये देखते हुए कि कुछ ही दिन पहले वह अवेक न बना था, यह अजीब नहीं था कि अगर माइकल नेक्रोमेंसर क्लास के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता था तो उसके मरे हुए प्राणी, जिनकी बुद्धि अभी भी विकसित हो रही थी और जिन्हें अपने कौशल और लगातार बढ़ती ताकत का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था, सहज प्रवृत्ति के अलावा इसका पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ होंगे। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। लकी का प्लांट कंट्रोल सिर्फ एक युद्ध कौशल से कहीं अधिक था। उसके सामने का वातावरण क्षतिग्रस्त और टूटा फूटा एक निर्विवाद समस्या थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। उसने लकी की ओर रुख किया। इस जगह को ढक दो, पौधों को नियंत्रित करने वाले पदार्थों का प्रयोग करो और इसे और अधिक हरा भरा बनाने की कोशिश करो। माइकल ने अपने मरे हुए ग्रिफिन पर बैठे हुए मानसिक जुड़ाव और हाथ के इशारों का इस्तेमाल करते हुए समझाने की पूरी कोशिश की। लकी ने अपना सिर झुकाया, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह आदेश को समझ रहा है। कुछ क्षण बाद इसने एक धीमी गड़गड़ाहट भरी गुर्राहट निकाली जो लगभग स्वीकृति जैसी लग रही थी। उसकी पीठ पर मौजूद कांटेदार अयाल कांप उठा। माइकल ने आह भरी। लकी अब और भी भावुक हो रहा था। जमीन कांप उठी। माइकल ने देखा कि तबाही का मंजर धीरे धीरे कम होने लगा। घनी लताएं बाहर की ओर रेंगती हुई जीवित सर्पों की तरह युद्ध क्षेत्र पर फैल गईं। उन्होंने गहरी जड़ें जमा ली, टूटी हुई धरती में घुसकर दरारों को भर दिया और घायल भूमि को स्थिर कर दिया। पहले तो ये सूक्ष्म था, सूखी मिट्टी से नन्हे अंकुर फूट रहे थे, मानो हवा का स्वाद चख रहे हो, कांप रहे हो। फिर असामान्य गति से वे घनी घास, फूलों की झाड़ियों और घुमावदार कटीली झाड़ियों में बदल गए। गिरे हुए पेड़ों के चकनाचूर अवशेष धरती में समा गए, पल भर में विघटित हो गए और उनकी ऊर्जा ने नए जीवन को जन्म दिया। उनकी जगह पर नए पौधे उगाए, आकाश की ओर बढ़ते हुए उनकी पत्तियां मानो एक लंबी नींद से जाग उठी हों। हवा में भी बदलाव आ गया। धुएं और जली हुई लकड़ी की दुर्गंध गायब हो गई और उसकी जगह ताजी हरियाली की ताजी नम सुगंध ने ले ली। कुछ ही मिनटों में युद्ध क्षेत्र एक उजाड़ जंगल में तब्दील हो गया था। ये पहले की स्थिति का हुबहू पुनर्निर्माण नहीं था। पेड़ बहुत ताजे थे, झाड़ियां बहुत घनी थी, मानो प्रकृति ने जल्दबाजी में जमीन पर अपना अधिकार जमा लिया हो। लेकिन ये काफी था। माइकल ने गहरी सांस ली और आखिरी लता को धरती में समाते हुए देखा। वह ऐसा करेगा। वह अपने मरे हुए साथियों की ओर मुड़ा। लगता है हमें अपराधियों की तरह भागने की जरूरत नहीं है। लकी ने असमंजस में अपना सिर झुकाया और फिर अपने आसपास की घास को घूरने लगा। एक पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पास अपना भोजन स्वयं बनाने की शक्ति है। दूसरी ओर अमर उच्च मानव चुपचाप देखता रहा, मानो कोई और सबक सीख रहा हो। माइकल ने अपना सिर हिलाया और कौशल के विवरण पर दोबारा नजर डाली। जीवन शक्ति का क्षय है ना, एक और क्षमता जिस पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। और अगर वह ईमानदारी से कहे तो यह एक बुरी आदत थी। माइकल के मरे हुए सैनिक खतरनाक दर से मजबूत होते जा रहे थे, फिर भी वह उन्हें कुछ सिखाने या उनकी अधिकांश क्षमताओं को सही मायने में समझने के बजाय उनकी संख्या पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह मान लेना आसान था कि वे खुद ही सब कुछ सुलझा लेंगे, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं थी। उसके मरे हुए प्राणियों में सहज प्रवृत्ति तो थी, लेकिन केवल सहज प्रवृत्ति ही पर्याप्त नहीं थी। वे अपनी उत्पत्ति के समय से ही लड़ रहे थे, लेकिन एक तरह से वे नवजात ही थे। उनकी बुद्धि विकसित हो रही थी, लेकिन उन्हें युद्ध में उपयोग की जाने वाली क्षमताओं से परे अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने का समय नहीं दिया गया था। ये किसी पालतू जानवर से अलग नहीं था। एक कुत्ता सहज रूप से काटना जानता होगा, लेकिन प्रशिक्षण के बिना उसे यह नहीं पता होगा कि अपनी ताकत का अधिकतम उपयोग कब और कैसे करना है। उसके मरे हुए सैनिक भी वैसे ही थे, और वह भी वैसा ही था। कभी कभी उसकी प्रगति धीमी लगती थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस तीव्र विकास के साथ कुछ समस्याएं भी आईं। उसके मरे हुए सैनिक व्यक्तिगत रूप से तो शक्तिशाली थे, लेकिन एक समन्वित युद्ध में उनकी टीम वर्क की कमी होगी। वे एक साथ मिलकर अपनी क्षमता से कहीं अधिक कमजोर साबित होंगे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, इसमें पूरी तरह से उसकी भी गलती नहीं थी। वे जिस गति से विकास कर रहे थे, कुछ मूलभूत कारक उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। अधिकांश नेक्रोमेंसर, यहां तक कि झुंड प्रकार के भी, जितनी जल्दी हो सके अपने सभी अनुबंध स्लॉट भरने की जल्दी में नहीं थे। लेकिन माइकल का मामला अलग था। उसके लिए जितने ज्यादा मरे हुए लोग होंगे उतनी ही ज्यादा शक्ति होगी। उसकी ताकत सीधे तौर पर उनकी संख्या से जुड़ी हुई थी। हालांकि इससे एक समस्या उत्पन्न हो गई। वह मरे हुए लोगों से उतना परिचित नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। यदि उसे एक नवजागृत नेक्रोमेंसर के साथ रखा जाता तो इस बात की वास्तविक संभावना थी कि मौलिक स्तर पर दूसरा जागृत व्यक्ति काफी कमजोर होने के बावजूद एक बेहतर नेक्रोमेंसर होता। माइकल ने सांस छोड़ी। लगता है मैंने गुरु के रूप में लापरवाही बरती है ना? लकी ने अपना सिर झुकाया, जबकि अनडेड हाई ह्यूमन केवल उसे घूरता रहा, आदेशों की प्रतीक्षा करता रहा। माइकल मुस्कुराया। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर लेंगे। उसके मरे हुए सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। वह तेजी से बढ़ भी रहा था। समय, एक जागृतकर्ता होने के नाते इस समय उसे इस चीज की कोई खास कमी नहीं थी। राजधानी छोड़ने का अपना लक्ष्य पूरा करने के साथ साथ अपने मरे हुए साथियों का परीक्षण करने के बाद माइकल ने लकी को पाताल लोक में भेज दिया और उस मरे हुए उच्च मानव को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। दोनों की हालत देखने में खराब लग रही थी, लेकिन वास्तव में उनकी चोटें गंभीर नहीं थी। वे मरे हुए थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके आदेश के कारण वे एक दूसरे को नष्ट करने के लिए नहीं लड़ रहे थे। मुझे अब राजधानी लौट
जाना चाहिए। माइकल के मन में कुछ विचार कौंधे और उसे एहसास हुआ कि राजधानी शहर में अभी भी कुछ चीजें हैं जो वह हासिल कर सकता है। एक तो वह अभी भी अपनी खोज पूरी करना चाहता था और वह इसमें बहुत अधिक समय लगाने का इरादा नहीं रखता था। अपने हंटर लेवल को बढ़ाने में समय बर्बाद न करने की इच्छा के अलावा कौन जानता था, शायद क्वेस्ट को समय से पहले पूरा करने से कोई अप्रत्याशित इनाम मिल जाए। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं अनुवाद में मदद करने के लिए किसी को काम पर रख सकता हूँ। जैसे कि जब मुझे पढ़ने की जरूरत हो तो वह मेरी मदद करे और जब मुझे लिखना हो तो वह लिखे। माइकल अपने अमर ग्रिफिन पर सवार होकर आकाश में उड़ते हुए राजधानी की ओर वापस जाते समय इस विचार पर गंभीरता से चिंतन कर रहा था। अरोरा में अंधकार युग से पहले पृथ्वी की ही तरह विभिन्न संस्कृतियों की अपनी अपनी भाषाएं थीं। उस समय यात्रा करने वाले लोग अक्सर कई भाषाओं को समझने वाले मूल भाषा बोलने वालों पर अनुवादक के रूप में निर्भर रहते थे। लेकिन अरोरा में अब ऐसा कुछ नहीं था। अब सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे। माइकल को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बात यह थी कि यह अंग्रेजी से कितनी मिलती जुलती थी। पहली नजर में तो ये हुबहू नकल लगती थी, लेकिन इसमें कुछ सूक्ष्म अंतर थे, संरचना, वाक्य रचना और यहाँ तक कि कुछ शब्दों में भी भिन्नता थी। इसे अभी भी अंग्रेजी ही कहा जाता था, लेकिन यहाँ इसे अरोरा अंग्रेजी के नाम से जाना जाता था। अगर ये तथ्य न होता कि अरोरा का इतिहास पृथ्वी के इतिहास से स्पष्ट रूप से अलग था, तो माइकल शायद ये सोचता कि वह अपनी ही दुनिया के एक समानांतर संस्करण में स्थानांतरित हो गया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो छवि को पूर्ण करने के लिए शायद अरोरा का नाम ब्लू स्टार रखा जाता। संस्कृति के विचार ने माइकल को एक और प्रश्न की ओर प्रेरित किया, उत्पत्ति की भूमि के बारे में क्या? उनके अवलोकनों के आधार पर उत्पत्ति का देश अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में था। नहीं, शायद इसे प्रारंभिक चरण कहना सही नहीं होगा। यह कोई आदिम सभ्यता नहीं थी जो उन्नति की प्रतीक्षा कर रही हो, ये तो बस उनकी जीवनशैली थी। यदि वह स्थान जहां वह था पृथ्वी के अतीत के मध्ययुगीन समाज जैसा था, तो निश्चित रूप से विभिन्न बस्तियों, जनजातियों या यहाँ तक कि पूरे राज्यों की अपनी संस्कृति, परंपराएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाषाएं रही होंगी। तो क्या वहां अनुवादक मौजूद थे? यदि विभिन्न समूहों की भाषाएं अलग अलग होती, तो व्यापार, कूटनीति या यहाँ तक कि युद्ध के लिए किसी को अनुवादक की भूमिका निभानी पड़ती। विद्वान, व्यापारी या दूत अनुवादक के रूप में कार्य कर सकते थे। यदि ऐसा होता तो किसी अनुवादक को नियुक्त करना संभव हो सकता था। लेकिन भाषाई विविधता कितनी व्यापक थी। माइकल को उत्पत्ति की भूमि में इतना समय नहीं बीता था कि वह निश्चित रूप से कह सके, लेकिन अगर यह पृथ्वी और अरोरा की प्रारंभिक सभ्यताओं जैसा था, तो विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां होनी चाहिए थी। समस्या ये थी कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि एक अनुवादक उन सभी बोलियों में पारंगत होगा। एक जागृतकर्ता के रूप में उनकी क्षमता उन्हें किसी भी प्राणी से संवाद करने की अनुमति देती थी, लेकिन ये केवल बोलने तक ही सीमित थी। ये पढ़ने और लिखने तक विस्तारित नहीं होती थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, उसे बुनियादी बातें खुद सीखनी होंगी। कम से कम इस दुनिया में बोली जाने वाली भाषा का लहजा तो वह सीख रहा था, उसकी उच्च बुद्धिमत्ता के कारण, जिससे उसकी सीखने की क्षमता बढ़ी और उसका उच्चारण अधिक स्वाभाविक हो गया। लेकिन पढ़ना और लिखना, ये फिलहाल उसके बस की बात नहीं थी। यह एक झंझट था। वह स्वतंत्र रूप से घूमना फिरना चाहता था, संवाद करना चाहता था और किसी और की व्याख्या पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर उसे कोई अनुवादक मिल भी जाता, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके लिए पढ़ और लिख सके, तब भी वह उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता था। माइकल ने एक लंबी सांस ली और फिलहाल उन विचारों को एक तरफ रख दिया और अपने ग्रिफिन को और तेज उड़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही देर में वह राजधानी के बाहरी इलाके में पहुंच गया और उस सुनसान इलाके में लौट आया जहां से उसने उड़ान भरी थी। जमीन पर उतरते ही माइकल ने तुरंत अपने मरे हुए ग्रिफिन को अपने भंडारण स्थान में रख दिया, लापरवाही से हाथ फेरकर अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और इत्मीनान से शहर के बाहरी द्वारों की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वह राजधानी की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गया और उसी दिशा में जा रहे यात्रियों की भीड़ में घुल मिल गया। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, उसने अपने भंडार में हाथ डाला और वह टोकन निकाला जो मेजलियान ने उसे दिया था। ये टोकन केवल राजधानी के बाहरी और भीतरी क्षेत्रों में प्रवेश के लिए ही नहीं था। मेजलियान के अनुसार इसका एक और उद्देश्य भी था। अगर माइकल इसे शहर के भीतरी इलाकों के किसी भी प्रतिष्ठित परिवार के सामने पेश करता तो वे उसका स्वागत करते। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह मेजलियान के साथ संपर्क बनाए रखने का उसका एक जरिया भी था। इस जानकारी से माइकल को संदेह हुआ कि मेजलियान द्वारा उसे दिया गया पैसा शायद केवल एक अल्पकालिक सुविधा थी, जबकि टोकन अस्थायी निवास सुरक्षित करने का एक तरीका था। खैर, उसने कहा था कि मुझे 3 दिन में उससे संपर्क करना चाहिए ताकि हम फिर से बातचीत शुरू कर सके। माइकल ने धीरे से बुदबुदाया। तो आखिरकार मुझे इस टोकन का इस्तेमाल शहर के अंदरूनी इलाके में ही करना पड़ेगा। वह मेजलियान के साथ हुए अपने समझौते को भूला नहीं था। सबसे बढ़कर वह अब भी उस खजाने को देखने के लिए उत्सुक था, कुछ ऐसा जो आत्मा को प्रभावित करने के लिए काफी शक्तिशाली हो। जैसे ही माइकल शहर के द्वार के पास पहुंचा, उसने अपने चारों ओर मौजूद भीड़ को देखने के लिए कुछ क्षण रुक गया। व्यापारी, यात्री और आम लोग व्यवस्थित ढंग से कतार में खड़े हो गए और प्रवेश की अनुमति देने से पहले शूरवीरों द्वारा उनकी जांच किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत से लोग उसे अलग अलग भावों से देख रहे थे, लेकिन माइकल को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे इसकी आदत हो चुकी थी। उसे थोड़ी परेशानी तब होती थी जब उसके आसपास के लोग उससे ज्यादा करीब आने से बचते थे, जिससे वह और भी ज्यादा अलग दिखने लगता था। अंततः उसके पास इसे नजरअंदाज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। माइकल की निगाहें आगे व्यापारियों के एक समूह पर टिक गईं, जिनकी गाड़ियां कपड़े से ढके सामान से भरी हुई थीं। उनमें से एक घनी दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी एक शूरवीर के साथ जोश से किसी बात पर चर्चा कर रहा था। शारीरिक हावभाव से ऐसा लग रहा था कि यह किसी प्रकार की परेशानी की बजाय एक नियमित निरीक्षण था। माइकल ने अपना ध्यान फिर से प्रवेश प्रक्रिया की देखरेख कर रहे शूरवीरों पर केंद्रित कर लिया।
दोपहर की धूप में उनके कवच चमक रहे थे और उनकी पैनी निगाहें हर व्यक्ति को ध्यान से देख रही थीं। गार्ड बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं थे, लेकिन उनके काम करने के तरीके में अनुशासन की स्पष्ट झलक थी। माइकल ने मैज लियान द्वारा दिए गए टोकन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इससे उसे बिना किसी समस्या के प्रवेश मिल जाना चाहिए। जब अंततः उसकी बारी आई तो एक शूरवीर आगे बढ़ा और पेशेवर लेकिन दृढ़ निगाहों से उसे गौर से देखने लगा। अपना नाम और राजधानी में प्रवेश करने का उद्देश्य बताएं, शूरवीर ने तटस्थ लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। माइकल ने टोकन ऊपर उठाया। मैं माइक नॉर हूं। शूरवीर की निगाहें उस प्रतीक चिन्ह पर पड़ी और उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने ध्यान से देखने के बाद सिर हिलाया। दरबार का चिन्ह, शूरवीर ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा और फिर सीधा खड़ा हो गया। महाराज, आप प्रवेश कर सकते हैं, उस योद्धा ने गंभीर स्वर में बात की, जो पहले की तुलना में अधिक सम्मानजनक प्रतीत हो रहा था। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया और फाटकों से आगे बढ़ गया। राजधानी में प्रवेश करते ही उसने हलचल भरे चेकपॉइंट को पीछे छोड़ दिया। वह राजधानी के भीतरी इलाकों में और आगे बढ़ गया। उसके सामने का दृश्य परिचित था। तरह तरह का सामान बेचने वाले विक्रेताओं से सजी चौड़ी सड़कें दूर दूर तक फैली हुई थीं। दोनों ओर अलग अलग ऊंचाई की इमारतें खड़ी थीं। पब, फ्यूचर एड्स। शहर के बाहरी इलाके में समृद्धि का अपना अलग ही माहौल था, हालांकि यह फिजूल खर्ची से बहुत दूर था। जैसे जैसे वह अंदर की ओर बढ़ता गया, वह अपनी अगली चाल के बारे में सोचने लगा। सबसे पहले उसे रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी। हालांकि वह शायद उस टोकन का इस्तेमाल करके अस्थायी निवास हासिल कर सकता था, लेकिन वह अभी अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। फिलहाल एक साधारण सराय से काम चल जाएगा। दूसरे, उसे यह पता लगाना था कि शिकारी संघ से अपने मिशन और कार्य के लिए मार्गदर्शक की तलाश कहां से शुरू करे। माइकल के अनुसार मार्गदर्शक ढूंढना पढ़ने लिखने के लिए अनुवादक ढूंढने जैसा ही था। उन्हें उम्मीद थी कि यह काम जल्द से जल्द हो जाएगा। एक काम पूरा होने के बाद वह दूसरा काम ले सकता है और धीरे धीरे अपने शिकारी स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे उसे बेहतर कार्यों तक अधिक पहुंच मिलेगी जो बेहतर मिशन प्रदान करेंगे। और अंत में मैज लियान के साथ हुए उसके समझौते का मामला था। 3 दिन कोई लंबा समय नहीं था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि समय आने पर वह पूरी तरह तैयार रहे। जहां तक उनकी तैयारियों की बात है, उनका संबंध वास्तविक दुनिया से अधिक था। अपने मन में एक योजना बनाते हुए माइकल चलता रहा। उसकी चाल स्थिर थी क्योंकि वह शहर में और गहराई तक जा रहा था। माइकल ने शहर के बाहरी इलाकों को घूमने में अपना समय बिताया और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों और ध्वनियों का आनंद लिया। सड़कों के किनारे स्टॉल लगे हुए थे। व्यापारी जोर शोर से अपने सामान का विज्ञापन कर रहे थे और हवा में ताजी रोटी, मसालों और कभी कभार पशुओं की गंध का मिश्रण फैला हुआ था। यहाँ की इमारतें मजबूत लेकिन सरल थीं। ज्यादातर लकड़ी और पत्थर से बनी 2 मंजिला संरचनाएं थीं, जिनके दरवाजों के ऊपर विभिन्न दुकानों और सराय को दर्शाने वाले संकेत लटके हुए थे। उन्होंने गौर किया कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, भीड़ का घनत्व बदलता गया। मुख्य सड़कें चहल पहल से भरी थीं, जिनमें अच्छे कपड़े पहने व्यापारी और कारीगर नजर आ रहे थे, जबकि गलियों में अधिक शांत वातावरण था, जिनमें आम मजदूरों और थके हुए यात्री दिखाई दे रहे थे। ये स्पष्ट था कि पृथ्वी की तरह ही धन ही शहर में किसी व्यक्ति के स्थान को निर्धारित करता था। जैसे ही वह कम भीड़भाड़ वाले रास्ते पर मुड़ा, दृश्य में सूक्ष्म बदलाव आया। अच्छी तरह से रखरखाव की गई सड़कें धीरे धीरे असमान पत्थरों वाली सड़कों में बदल गईं और इमारतें पुरानी लगने लगीं। कुछ की पत्थर की नींव में दरारें थीं या समय के साथ लकड़ी के बीम खराब हो गए थे। मुख्य सड़कों की चहल पहल फीकी पड़ गई। उसकी जगह फुसफुसाहट भरी बातचीत और कभी कभार उसकी ओर फेंकी गई तीखी निगाहों ने ले ली। माइकल ने भौहें चढ़ाईं। उसका इरादा भटकने का नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अनजाने में शहर के एक अधिक खतरनाक इलाके में भटक गया था। एक झुगी झोपड़ी जैसा इलाका। संकेत स्पष्ट थे। सड़क किनारे विक्रेताओं की संख्या कम हो गई थी। दीवारों के पास मंडराते हुए लोगों की संख्या बढ़ गई थी, जो राहगीरों को सतर्क या हिसाब किताब वाले भावों से देख रहे थे। ताजी रोटी की खुशबू की जगह बासी सी गंध ने ले ली थी और यहाँ की इमारतें तो और भी बदतर हालत में थी। कुछ तो ऐसी लग रही थी मानो रहने वाली हो। माइकल ने चारों ओर नजर डाली, अपनी मुद्रा को सहज रखते हुए, लेकिन अपनी इंद्रियों को सतर्क रखा। उसे अपनी क्षमताओं के कारण कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह ये भी जानता था कि लापरवाही से काम करना ठीक नहीं होगा। उनकी उपस्थिति सबसे अलग थी। उसके कपड़े हालांकि बहुत ज्यादा भव्य नहीं थे, लेकिन यहाँ के लोगों के फटे पुराने और पैबंद लगे कपड़ों की तुलना में बहुत साफ सुथरे और अच्छी तरह से रखे हुए थे। एक से अधिक लोगों ने उस पर ध्यान दिया था। जैसे ही वह अधिक आबादी वाली सड़कों की ओर मुड़ने वाला था, एक आवाज ने उसे पुकारा। दुनिया सचमुच एक छोटी सी जगह थी। माइकल को लगा कि यह बात उत्पत्ति की भूमि जैसे अद्वितीय क्षेत्र में भी सच है। तुम लोग हो, वह लगभग अचानक ही बोल पड़ा। उसे यकीन नहीं था कि उसके सामने खड़े दोनों में से किसने बात की थी, लेकिन उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उनकी शक्ल सूरत से कहीं ज्यादा उनकी मौजूदगी ही उनकी पहचान उजागर करती थी। ये वही 2 लोग थे जो उसके शहर के भीतरी इलाके को छोड़ने के बाद से ही उसका पीछा कर रहे थे। एक कद में छोटा था, दूसरा उससे लंबा, और बाद वाला माइकल को अपनी आंखों में घोर नफरत लिए घूर रहा था। उनकी शारीरिक बनावट से भी पता चलता था कि वे युवा थे। उन्होंने शायद सोचा होगा कि उन्होंने अपने चेहरे को काले कपड़े से ढककर अच्छी तरह से अपना वेश बदल लिया है, लेकिन उनकी उपस्थिति झूठ नहीं बोलती। लेकिन माइकल ये बताने को तैयार नहीं था कि उसने उनकी चाल समझ ली थी। इसके बजाय उन्होंने उनमें रुचि दिखाई। तुमने क्या कहा? उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए पूछा। उसने उनकी बातें अच्छी तरह सुन ली थीं, लेकिन बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं था। बाहर से शांत दिखने के बावजूद माइकल अपने अंदर पनप रही हल्की सी हंसी को नकार नहीं सका। वह अभी अभी अपने मार्गदर्शक की कमी पर अफसोस जता रहा था। क्या यह एक बेहतरीन अवसर नहीं था? उनमें से एक का इरादा उसे जान से मारने का था। अगर वे कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते तो किसे पता चलता।
माइकल का पहला विचार किसी को जान से मारने का नहीं था, लेकिन वह धमकियों को नजरअंदाज करने वाला भी नहीं था। यदि किसी का इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का था तो उसके पास इसे नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं था। लंबे कद का युवक आगे बढ़ा, उसकी हरकतें तेज और आक्रामक थीं। तुम्हें लगता है तुम बड़े होशियार हो, है ना? उसकी आवाज में शत्रुता झलक रही थी। ऐसे घूम रहे हो जैसे ये जगह तुम्हारी ही हो। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। पब फ्यूचर एड्स, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया हो। नासमझ बनने की कोशिश मत करो, युवक ने थूकते हुए कहा। उसका हाथ कमर की ओर फड़फड़ा रहा था। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को जानता हूं, घमंडी कमीने जो मनमानी करते हैं और बच निकलते हैं। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी और उसकी सांसें थोड़ी अनियमित थीं। माइकल की निगाहें उस छोटे कद वाले व्यक्ति की ओर गईं, जो अपनी आंखों में थोड़ी चिंता लिए अपने साथी को देख रहा था। बस करो, छोटे कद के युवक ने बुदबुदाते हुए अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया। हम यहाँ इसके लिए नहीं आए थे, लंबे वाले ने उपहास उड़ाते हुए कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं उसके घमंडी चेहरे को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। माइकल ने हल्की सी मुस्कान दी। बड़े घमंडी हो, है ना? मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे तुम्हें ठेस पहुंची हो। लंबे कद के युवक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बिल्कुल नहीं, खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ उस बारे में तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। वह अचानक मुस्कुराया। माइकल मुखौटे के पीछे उसे देख नहीं पाया, लेकिन बोलते समय उसे ऐसा लगा जैसे युवक ने फिर से मुस्कुराने का नाटक किया हो। मुझे बस आपकी कीमती चीजें चाहिए। माइकल ने पलकें झपकाईं। तो फिर यह डकैती है? छोटे कद वाले ने मानो पूरी स्थिति से थककर आह भरी। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, बस जो कुछ तुम्हारे पास है हमें दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। माइकल हंस पड़ा। और अगर मैं मना कर दूं तो? लंबे कद के युवक ने उपहास करते हुए कहा। तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। पलक झपकते ही उसने अपनी कमर से चाकू निकाल लिया। माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन मन ही मन वह थोड़ा हैरान था। छोटे कद वाले ने घबराकर कहा, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस योजना पर कायम रहो। माइकल ने अपना सिर झुकाया और ब्लेड पर नजर डाली। दिलचस्प, क्या तुम लोगों को लूटते समय हमेशा हथियार साथ रखते हो? लंबे कद वाले ने उसकी बात अनसुनी कर दी। बहुत हो गई बातें, चलो। माइकल ने मन ही मन आह भरी। मैं किस तरह की जगह पर आ गया हूँ? कुलीनता की बात। हमेशा कुलीनों की ही चर्चा होती थी और आम जनता की प्रतिक्रियाओं को देखकर लगता था कि उनकी प्रतिष्ठा कुछ खास अच्छी नहीं थी। सबसे पहले हंटर गिल्ड में एक शराबी था। अब भेस बदले हुए इन दोनों युवकों में से एक उसके प्रति अपनी शत्रुता को मुश्किल से ही नियंत्रित कर पा रहा था। उसने कुछ नहीं किया था, फिर भी उसके मन में गहरी नाराजगी थी। पब फ्यूचर एड्स, माइकल ने खुद को कुलीन व्यक्ति के रूप में पेश नहीं किया था। दरअसल वो कुलीन था ही नहीं, लेकिन उन जैसे लोगों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस तरह से वह खुद को पेश करता था, उसकी शक्ल सूरत, उसके कपड़े, उसका शांत स्वभाव, शायद यही उनके लिए यह मानने के लिए काफी था कि वह भी एक और विशेषाधिकार प्राप्त बदमाश है जिसे उसकी औकात दिखानी जरूरी है। उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा, क्या कुलीनों के प्रति घृणा उचित थी या यह महज अंधा पूर्वाग्रह था? किसी भी स्थिति में यह उसकी समस्या नहीं थी। उन्होंने इस पहचान को पहले ही स्वीकार कर लिया था और वे इसे छोड़ना भी नहीं चाहते थे। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी और लंबे कद के युवक को मनोरंजक निगाहों से देखता रहा। लड़के का हाथ चाकू पर स्थिर था, लेकिन उसकी सांसें अनियमित थीं। वह गुस्से में था, तनाव में था और माइकल के आभास से लग रहा था कि वह घबराया हुआ है। लेकिन छोटा वाला डरा हुआ था। माइकल को दूसरे पक्ष से केवल चिंता, घबराहट और डर जैसी भावनाएं ही महसूस हो रही थीं। माइकल ने विरोध नहीं किया और उन्हें उसे झुकी झोपड़ियों के भीतर और गहराई तक ले जाने दिया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर उन्हें लगता था कि वह सिर्फ एक आसान शिकार है तो वह उन्हें ऐसा ही सोचने देता। फिलहाल के लिए माइकल के पीछे खड़े दोनों लड़कों के मन में भावनाओं का बवंडर उमड़ रहा था, कुछ अलग अलग, कुछ एक जैसी। हालांकि उन दोनों में एक बात समान थी और वह थी घबराहट। वे किसी आम आदमी को नहीं लूट रहे थे, वे एक कुलीन व्यक्ति को लूट रहे थे। यहां तक कि वह लंबा लड़का भी, जो रईसों से दिल से नफरत करता था, खतरे से अनजान नहीं था। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उन्हें सिर्फ ढूंढना ही नहीं जाएगा, वे गायब हो जाएंगे और कोई भी ये पूछने की हिम्मत नहीं करेगा कि वे कहाँ गए। इसीलिए उन्होंने एहतियात बरती थी। चेहरे ढकना तो बस पहला कदम था। माइकल को झुगी झोपड़ियों के अंदरूनी हिस्से में ले जाना ही असली योजना थी। इस तरह की अराजक जगह में कुछ भी हो सकता है। अब भी जैसे जैसे वे उसे और अंदर धकेलते गए, जो लोग ये सब देख रहे थे वे तुरंत मुंह फेरकर भाग गए, उनसे डरकर नहीं बल्कि उस कुलीन व्यक्ति के डर से। कोई भी गवाह नहीं बनना चाहता था, कोई भी इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। एक ऐसी दुनिया में जहां रुतबा ही जीवन और मृत्यु का फैसला करता था, किसी कुलीन व्यक्ति को नाराज करना मौत की सजा हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने उसे झुगी बस्ती के निकास द्वार के बहुत करीब रोकने में सावधानी बरती थी। अगर वे उसे वहां लूट लेते और वह अपने लोगों को ले आता तो उनके पकड़े जाने के सबूत मिटाने की संभावना बहुत कम हो जाती। लेकिन यहाँ उसका कोई सहयोगी नहीं था। अब वे जो काम कर रहे थे उसकी तुलना में उन दोनों युवकों के पास वास्तव में ईमानदारी का काम था। इसमें ज्यादा कमाई नहीं होती थी और यह काफी तनावपूर्ण काम था, लेकिन वे चोरी जैसे किसी भी शर्मनाक काम का सहारा शायद ही कभी लेते थे। हालांकि ऐसे भी मौके आए जब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। फिर भी ऐसे क्षण बहुत कम ही आते थे। लेकिन उस रईस के साथ हुई घटना के बाद से छोटे लड़के ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वे सक्रिय रूप से चोरी करने की कोशिश करेंगे, खासकर किसी रईस से। झोपड़पट्टी में पले बड़े होने के कारण वे भूले भाले नहीं थे। उन्होंने ऐसी चीजें देखी और की थी जिनका अनुभव बाहर के कुछ वयस्कों ने भी कभी नहीं किया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे शातिर अपराधी थे। वे उतने अनुभवी नहीं थे।
यह प्रयास इतना गैरजिम्मेदाराना था कि अन्य रईस भी उनकी इस घोर दुस्साहस को स्वीकार करेंगे। सच कहूं तो माइकल को भी ऐसा ही महसूस हुआ। वह कोई कुलीन व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि उसकी यह नकली पहचान कितनी महत्वपूर्ण थी। उनके कार्यों को उन्होंने सरासर साहसिक माना। जैसे जैसे वे माइकल को झुकी झोपड़ियों में और अंदर ले जा रहे थे, रास्ता संकरा होता जा रहा था, गंदगी और बदहाली से भरी घुमावदार गलियों से होकर गुजर रहा था। जितना अंदर वे जाते गए, उतने ही कम लोग दिखाई देने लगे। जो लोग बचे थे, वे या तो अपनी ही समस्याओं में इतने मशगूल थे या जानबूझकर उनकी तरफ देखने से बच रहे थे। अंततः वे एक बंद गली में पहुंच गए। चारों ओर जर्जर ईंटों की दीवारें दिखाई दे रही थीं और हवा में सड़े हुए कचरे की दुर्गंध फैली हुई थी। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वही था जिससे वे आए थे। लंबे कद का युवक पहले रुका और माइकल की ओर मुड़कर खड़ा हो गया। चाकू पर उसकी उंगलियां फड़फड़ा रही थीं, उसका हावभाव तनावपूर्ण था। छोटा युवक कुछ पल के लिए झिझका, फिर उसके बगल में खड़ा हो गया। उसकी बेचैनी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। अपनी कीमती चीजें नीचे रख दो, लंबे लड़के ने आदेश दिया। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें घबराहट की हल्की सी झलक थी। सब कुछ। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। वह अब तक उनके प्रयास का आनंद ले रहा था, लेकिन अब वे गंभीर हो रहे थे। अब दिखावा छोड़ने का समय आ गया था। उसने उन दोनों के बीच नजर घुमाई। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में जो सहज मनोरंजन था वह गायब हो गया और उसकी जगह एक ठंडी सी भावना ने ले ली। क्या तुम्हारा काम हो गया? माइकल ने स्थिर स्वर में पूछा। लंबे कद के युवक ने तेवर चढ़ाए। मैंने कहा था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, माइकल ने एक कदम आगे बढ़ाया। बस एक कदम, लेकिन ये काफी था। छोटा लड़का सहज रूप से सहम गया और यहाँ तक कि लंबा लड़का भी अपने गुस्से के बावजूद खुद को संभालने से पहले आधा कदम पीछे हट गया। माइकल की निगाहें उन पर टिकी रहीं, पलकें झपकाए बिना। तुम मुझे यहाँ ये सोचकर लाए थे कि यह एक आसान काम होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में अब बिल्कुल भी हास्य नहीं था। अब जब हम अकेले हैं तो बताओ, क्या तुम अब भी यही सोचते हो? गली में सन्नाटा छा गया। लंबे कद के युवक ने अपने दांत पीसते हुए अपनी झिझक को छिपाने की कोशिश की, लेकिन माइकल देख सकता था कि चाकू पर उसकी पकड़ कैसे कस दी। उसकी मांसपेशियां तन गई, मानो वह वार करने या भागने की तैयारी कर रहा हो। दूसरी ओर छोटा वाला व्यक्ति माइकल की निगाहों के सामने सिकुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी घबराहट, जो शुरू से ही मौजूद थी, अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। माइकल ने एक और कदम आगे बढ़ाया, धीरे धीरे और सोच समझकर। मैं एक बार पूछूंगा, उसने शांत स्वर में कहा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? दोनों में से किसी ने भी तुरंत जवाब नहीं दिया। लंबे वाले का जबड़ा कस गया। हम नहीं थे। माइकल ने सिर को थोड़ा झुकाकर उसकी बात काट दी। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। जब से मैंने शहर छोड़ा है, तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे हो। क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? लंबे लड़के का गुस्सा और भी गहरा हो गया। तुम हद से ज्यादा घमंडी हो, उसने थूकते हुए कहा। चुप हो जाओ। चाकू पर उसकी पकड़ कांप रही थी, डर से नहीं बल्कि घोर निराशा से। इसीलिए मुझे रईसों से नफरत है, उसने ऊंची आवाज में कहा। तुम सब ऐसे व्यवहार करते हो जैसे तुम सबसे बेहतर हो, ऐसे घूमते हो जैसे दुनिया तुम्हारी हो, हम जैसे लोगों को नीचा समझते हो। माइकल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह बस देखता रहा। इससे लंबे कद का युवक और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। छी, खुद को देखो, मुझे गंभीरता से भी नहीं ले रहे। क्या तुम्हें लगता है कि यह मजाक है? उसकी सांसें अनियमित थीं, उसकी भावनाएं बेकाबू होकर भड़क रही थीं। छोटा लड़का उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन लंबा लड़का पहले ही आगे बढ़ चुका था। एक झटके के साथ वह आगे की ओर झपटा। चाकू माइकल की छाती की ओर चमक रहा था। माइकल हिला नहीं, अभी तक नहीं। वह बस देखता रहा। उसका हावभाव सहज था, उसकी आंखें शांत थीं। लंबे लड़के का प्रहार तेज था, लेकिन अपरिष्कृत था। उसमें कोई वास्तविक तकनीक नहीं थी, बस किसी ऐसे व्यक्ति की हताश आक्रामकता थी जो दुनिया पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश कर रहा था। उस क्षण माइकल के मन में यह विचार आया कि क्या यह वास्तव में सिर्फ एक डकैती थी। हमला बेतरतीब और बेकाबू था। चाकू उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन उसकी गति धीमी थी। कम से कम उसे तो ऐसा ही लगा। माइकल हिल गया। बस एक साधारण सा साइड स्टेप, कोई व्यर्थ की हरकत नहीं। ब्लेड हवा में से होकर गुजरा और इससे पहले कि लंबा लड़का संभल पाता, माइकल ने हाथ बढ़ाया। उसने लड़के की कलाई को लोहे की पकड़ से जकड़ लिया। एक तीव्र मोड़, चाकू जमीन पर गिर पड़ा। माइकल ने उसे नहीं छोड़ा। वह आगे बढ़ा और लड़के को तब तक पीछे धकेलता रहा जब तक कि वह पीछे की ओर ढहती हुई ईंट की दीवार से टकरा नहीं गया। जैसे ही उसकी पीठ खुरदरी सतह से टकराए, उसके होठों से एक तीखी आह निकली। छोटा लड़का वहीं जम गया, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थीं। माइकल ने अपनी बात मनवाने के लिए अपनी पकड़ थोड़ी और कस ली। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं फिर से पूछता हूं, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? लंबे लड़के ने माइकल को घूरते हुए दांत पीस लिए, लेकिन वह अपने शरीर में हल्की सी कपकपी को छिपा नहीं सका। गुस्सा, डर, शायद दोनों। छोटे कद वाले ने उन दोनों के बीच देखा, फिर फेंके हुए चाकू की ओर। उसने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वह एक कदम पीछे हटा और अपने फटे हुए कोट में हाथ डाला। माइकल की नजर उस हलचल पर पड़ी। एक दूसरा चाकू, उसे जाने दो, उसने कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। अभी। माइकल स्थिर रहा। वह दोनों में से छोटी आंख में हिचकिचाहट देख सकता था, अपने कार्यों को लेकर डर। वह हत्यारा नहीं था। लड़का बहुत डरा हुआ था, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। लड़के ने चाकू पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत की और उसे हल्का सा ऊपर उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैं कसम खाता हूं, मैं कर दूंगा, उसने कहा। मुझे परवाह नहीं कि तुम आत्मरक्षा के कितने उन्नत तरीके जानते हो। मुझे भी चाकू चलाना आता है। माइकल ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा।
उसे जोर से बोलकर झूठ का पर्दाफाश करने की जरूरत नहीं थी, लड़के की कांपती उंगलियों ने पहले ही यह काम कर दिया था। लड़का बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था, उसकी सांसें अनियमित थीं और उसका शरीर भी ठीक से खड़ा नहीं था। अगर उसे सच में लड़ना आता तो वह तलवार को इस तरह नहीं पकड़े होता। दीवार से सटा हुआ लंबा लड़का गुर्राया, अरे बेवकूफी मत करो, मैं नहीं, दूसरे ने झल्लाकर कहा। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। वो तो बस एक आदमी है, अगर हम दोनों। इसी क्षण माइकल अचानक हिल गया। इस बिंदु पर दोनों युवकों को पता चल गया था कि उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। जिस क्षण उन्होंने माइकल को निडर देखा, उनके पेट में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। कुछ तो गड़बड़ थी। सच कहूं तो शायद इसका कारण ये था कि वह एक ऐसी दुनिया से आया था जहां हालांकि प्रतिष्ठा मायने रखती थी, लेकिन पूर्ण समर्पण की हद तक नहीं। अपनी दिखावट और महंगे कपड़ों को एक तरफ रखते हुए माइकल का व्यवहार कुछ ऐसा था जैसा इस दुनिया में केवल सत्ता में बैठे लोग ही करते हैं। उनसे स्वतंत्रता की भावना का संचार होता था। ऐसा नहीं था कि वे आम लोग नहीं थे, बल्कि वे आम लोगों की तरह कपड़े पहनते थे। ऐसा नहीं था कि दोनों युवकों ने इसे आसान काम समझा था, वे जानते थे कि कुलीन बच्चों को संभालना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति न केवल उन्हें पूरी तरह से खारिज कर देगा बल्कि युद्ध में बेहद कुशल भी होगा। उन पर नकारात्मक भावनाओं की एक लहर छा गई, डर, पछतावा, भ्रम। दोनों में से लंबी लिया को भी एक पल के लिए स्पष्टता का अनुभव हुआ। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने शरीर पर उस कुलीन व्यक्ति की लोहे जैसी पकड़ को महसूस करते ही वह तुरंत समझ गया कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह आदमी किसी योद्धा जितना बलवान था। अपनी सीमित शिक्षा के आधार पर लिया केवल यही तुलना कर सकती थी। और अगर उसे सच्चाई पता होती कि माइकल न केवल एक शूरवीर जितना बलवान था, बल्कि एक महान जादूगर के बराबर शक्ति रखता था, तो लिया उसे लूटने का सपना भी नहीं देखती। एक महान जादूगर, एक महान योद्धा, जिन हस्तियों का जिक्र विस्मय के साथ किया जाता था, वैसी हस्तियां जो कहानियों में प्रकट होती थीं और जिन्हें देखकर आम लोग दंग रह जाते थे। अलौकिक दुनिया से अनभिज्ञ लोग भी उनके बारे में जानते थे। राजधानी के नागरिक होने के नाते लगभग सभी ने तीसरी पीढ़ी की रानी, महान जादूगरनी की कहानियां सुनी थीं। उसके कारनामे इतने अविश्वसनीय थे कि आम आदमी के लिए वे लगभग दैवीय थे। क्या वह शक्ति ईश्वर जैसी शक्तियों के स्वामित्व में नहीं थी? अगर लिया को माइकल की प्रतिभा के बारे में पता होता तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता, क्या उसने किसी देवता से चोरी करने की कोशिश की थी? छोटे कद के युवक के हाथ में चाकू कांप रहा था। उसकी सांसें अनियमित थीं, उसकी पकड़ अस्थिर थी। वो तो बस एक ही आदमी है, अगर हम दोनों। माइकल के चेहरे के भाव समझ से परे थे। फिर पलक झपकते ही वह गायब हो गया। छोटे कद के युवक को प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय मिला था कि पीछे से एक दृढ़ हाथ उसके कंधे पर टिक गया। उसका पूरा शरीर जम गया। उसके अंदर दहशत का साया उमड़ रहा था और ठंडे पसीने की बूंदें उसकी गर्दन से टपक रही थीं। उसने माइकल को हिलते डुलते भी नहीं देखा था। एक पल पहले वह उसके सामने था, लिया को दीवार से सटाकर पकड़े हुए था। अगले ही पल वह बिना एक भी आवाज किए उसके पीछे था। माइकल थोड़ा आगे झुका, उसकी आवाज धीमी और संयमित थी। अगर तुम दोनों क्या करो तो? छोटे कद के युवक की सांस अटक गई। उसने चाकू को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। उसकी हर सहज प्रवृत्ति उसे चीख चीख कर कह रही थी, भागो। लेकिन उसके पैर उसकी बात नहीं मान रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके पीछे एक गहरी खाई है जो किसी भी क्षण उसे निगल जाने की धमकी दे रही है। माइकल की उंगलियां उसके कंधे पर इतनी कस गईं कि दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उसे उन दोनों के बीच शक्ति के पूर्ण अंतर की याद दिला दी। तुम डरे हुए हो, माइकल ने कहा। यह अच्छी बात है, इसका मतलब है कि तुम वास्तविकता को समझते हो। युवक सहम गया। दीवार से सटा हुआ लिया का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, जबड़ा कसा हुआ था, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसका पहले वाला गुस्सा एक बिल्कुल अलग भावना में समा गया था, एक ऐसी भावना जिसे वह खुलकर स्वीकार करने को तैयार नहीं था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर छोटे लड़के का कंधा छोड़ दिया और पीछे हट गया। पीछे मुड़ो, उसने आदेश दिया। युवक हिचकिचाया, लेकिन आज्ञा का पालन करते हुए अकड़कर उसकी ओर मुड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और हाथ कांप रहे थे। माइकल ने चाकू पर एक नजर डाली। क्या तुम इसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हो? युवक ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। माइकल ने आह भरी। ध्यान से सुनो, अगर मैं उन रईसों जैसा होता जिन्हें तुम तुच्छ समझते हो, तो तुम दोनों अब तक मर चुके होते। दोनों अकड़ गए। लेकिन मुझे अनावश्यक हिंसा में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने आगे कहा। तो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? हम सचमुच तुम्हें लूटना चाहते थे, छोटे कद के युवक ने कांपती हुई आवाज में जवाब देने की हिम्मत जुटाते हुए बुदबुदाया, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। माइकल की निगाहें स्थिर रहीं। फिर अचानक उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और उसका? झूठ मत बोलना, लड़के ने सच्चाई से जवाब दिया। उसका नाम लिया है। माइकल ने सहमति में हल्की सी आवाज निकाली, फिर उसकी नजर लिया पर पड़ी। तो फिर तुम्हारा दोस्त मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? उसे पूरी तरह यकीन नहीं था कि उनका एकमात्र इरादा लूटपाट ही था। हालांकि हकीकत यही इशारा कर रही थी, फिर भी लिया के हाव भाव ने उसे शक में डाल दिया था। वह लड़का कुछ ज्यादा ही आक्रामक था। नहीं रुको, अगर वह सिर्फ बदकिस्मत नहीं था, तो उसके आने के बाद से ये दूसरी बार था जब किसी ने उस पर हथियार ताना था, पहले हंटर गिल्ड में शराबी ने और अब लिया ने। क्या कुलीन वर्ग इतना घृणित था, या फिर वह व्यक्ति ही उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था जो कुलीन वर्ग से अत्यधिक घृणा करते थे? इसके जवाब देने से पहले ही माइकल के सवाल पर लिया, जो पहले ही माइकल की ओर मुड़ चुकी थी, बोल पड़ी। लिया ने दांत भींच लिए, उसका स्वाभिमान उसके सीने में समाई ठंडक और भय से जूझ रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एस पर पड़ी, उसके दोस्त, उसके इकलौते सच्चे साथी, उसने अपना स्वाभिमान निगल लिया।
उसे जाने दो, लिया ने भारी आवाज में कहा। यह मेरा विचार था, वह बस इसमें फंस गया। एस की आंखें चौड़ी हो गईं। लिया, चुप रहो, लिया ने माइकल पर टकटकी लगाए हुए कहा। इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दो। माइकल ने उसे गौर से देखा, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। न तो कोई क्रोध था, न ही कोई द्वेष, बस एक तटस्थ जिज्ञासा, जैसे कोई मामूली दिलचस्प पहेली को देख रहा हो। क्या आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं? उसने पूछा। लिया ने कड़े स्वर में सिर हिलाया। हाँ, क्यों? लिया हिचकिचाया, उसकी उंगलियां बगल में मुट्ठी की तरह कस गईं। क्योंकि उसने गहरी सांस छोड़ी, उसके चेहरे पर निराशा और बेबसी साफ झलक रही थी। क्योंकि एस इसके लायक नहीं है। वह बस मेरे पीछे पीछे घूमता है क्योंकि मैं ही उसका सहारा हूं। मैंने ही हम सबको इस मुसीबत में फंसाया है। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर एस की ओर देखा। क्या ये सच है? एस हिचकिचाया, उसके होंठ खुले लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसने लिया की ओर देखा, अपने कंधों में तनाव देखा और ये देखा कि आंखों में डर होने के बावजूद वह कैसे दृढ़ता से खड़ा था। फिर धीरे से एस ने सिर हिलाया। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। मैं समझ गया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। गली छोटी लगने लगी, हवा भारी हो गई। लिया ने आगे आने वाली किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर लिया। और फिर उसे घोर आश्चर्य हुआ, माइकल खिलखिलाकर हंस पड़ा। लिया एकदम सख्त हो गई। एस भी अचंभित लग रहा था। तुम बेवकूफ हो, माइकल ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन वफादार बेवकूफ, लिया ने भौहें चढ़ा ली। क्या? माइकल मुड़ा और मानो रुचि खो बैठा हो पीछे हट गया। अगर तुमने सीधे सीधे कह दिया होता कि तुम मुझे लूटना चाहते हो तो शायद मैं इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन तुम्हारी छोटी सी बात ने मुझे और उत्सुक कर दिया। मुझे बताओ, तुम रईसों से इतनी नफरत क्यों करते हो? लिया और एस ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वे किसी रईस को यह बताएंगे कि वे रईसों से नफरत क्यों करते हैं। स्पष्टतः वे शत्रु क्षेत्र में थे। कम से कम बोलने से पहले तक तो वे यही सोचते थे। उन्होंने माइकल को सब कुछ बताया। रईसों का व्यवहार, उनका अहंकार, उनकी क्रूरता, आम लोगों के साथ उनके जूतों के नीचे कीड़ों जैसा बर्ताव, और फिर हाल ही में हुई वो घटना जिसने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। उनकी छोटी बहन के साथ क्या हुआ? माइकल चुपचाप सुनता रहा, उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। फिर कुछ क्षणों के लिए उनके आसपास की हवा बदल गई। एक भारी घुटन भरा बोझ उनके कंधों पर पड़ा, जिससे वे घुटने टेकने को मजबूर हो गए। ये बोझ जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी गायब हो गया, मानो कोई भ्रम हो। लेकिन वे जानते थे कि यह कोई भ्रम नहीं था। उनकी अंतरात्मा उन्हें चीख चीख कर कह रही थी कि वे दोबारा उसकी आंखों में न देखें, लेकिन जो एक झलक उन्हें मिली थी वही काफी थी। उन्हरी ठंडी और तीक्ष्ण आंखों ने उनकी आत्मा में सिहरन पैदा कर दी। फिर भी उनकी प्रतिक्रिया ने उन्हें हैरान कर दिया। ऐसा क्यों लग रहा था कि यह कुलीन व्यक्ति, यह अकेला कुलीन व्यक्ति अपने ही समुदाय के लोगों के कार्यों से क्रोधित था? क्या वे सभी एक जैसे नहीं थे? माइकल ने गहरी सांस ली और कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके बाद हवा में व्याप्त तनाव कम हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो चुभने वाली ठंडक कम हो गई थी। क्या सभी कुलीन एक जैसे होते हैं? उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा। लिया और एस ने लगभग सहज ही सिर हिला दिया। वर्षों के कष्टों के बाद यह उत्तर उनके मन में गहराई से बैठ गया था। लेकिन फिर वे हिचकिचाए। पहली बार उन्होंने इस बारे में गंभीरता से सोचा। लगभग हर रईस जिससे उनका सामना हुआ था वह अहंकारी, विशेषाधिकार प्राप्त और आम लोगों के संघर्षों के प्रति उदासीन था। कुछ तो सीधे सीधे क्रूर थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, जो न तो अत्याचार करते थे और न ही मदद करते थे। और फिर माइकल था, एक शक्तिशाली कुलीन व्यक्ति, वास्तविक शक्ति, इतनी शक्ति कि वह बिना सोचे समझे उन्हें कुचल सकता था। फिर भी उसने ऐसा नहीं किया था। वह अब तक उन्हें मार सकता था। अगर वह दूसरों जैसा होता तो उसे मार ही देना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने में उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखी। उनके मन में एक गहरी अनुभूति घर कर गई। क्या वे बहुत पक्षपाती थे? क्या उन्होंने अपनी नफरत को अपने ऊपर हावी होने दिया था? जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उनके बीच एक असहज सन्नाटा छा गया। एस ने घबराकर सांस ली और अपने पैरों पर थोड़ा हिलते हुए बोला, मुझे नहीं पता। शायद सभी नहीं, लेकिन अधिकतर। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। अधिकांश का मतलब सब कुछ नहीं होता। लिया ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जो लोग क्रूर नहीं होते वे बस बैठकर देखते रहते हैं। वे कुछ नहीं करते, वे बस चीजों को होने देते हैं। माइकल की निगाहें तेज हो गईं। और आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं? लिया ने मुंह खोला लेकिन हिचकिचाया। उसने कभी इतना आगे नहीं सोचा था। नफरत करना, दोष देना आसान था, लेकिन अब जब उसे समझाने के लिए मजबूर होना पड़ा। माइकल ने आगे कहा, मान लीजिए कि कोई कुलीन व्यक्ति, वास्तविक शक्ति वाला व्यक्ति, दूसरों के खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है। आपको क्या लगता है कि उसके साथ क्या होगा? एस ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वे कुचल जाएंगे। माइकल ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। दुनिया निष्पक्ष नहीं है और सत्ता का मतलब हमेशा आजादी नहीं होता। यहां तक कि शीर्ष पर बैठे लोगों के गले में भी जंजीरें होती हैं। तुम्हारी जंजीरों से अलग, लेकिन जंजीरें तो होती ही हैं। पिछले कुछ दिनों में वास्तविक दुनिया में मिले अनुभव के आधार पर वह चीजों को एक अलग नजरिए से देख सकता था और उन्हें समझ सकता था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उनसे सहमत था, लेकिन इससे उसे समझने में कोई बाधा नहीं आई। इन दोनों से बात करना सिर्फ उनके लिए ही नहीं था, बल्कि खुद उनके लिए भी था। लिया की मुट्ठियां कस गईं। तो क्या हुआ? क्या तुम कह रही हो कि हमें इसे बस स्वीकार कर लेना चाहिए? माइकल ने गहरी सांस ली और अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। मेरा मतलब है कि दुनिया को काले और सफेद रंग में रंगना आसान रास्ता है। सच्चाई तो जटिल होती है। लिया ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन अब उसका गुस्सा कमजोर पड़ गया था। उसमें निश्चितता कम और संदेह अधिक था। एस ने हिचकिचाते हुए उन दोनों की ओर देखा।
तो आपका क्या ख्याल है? माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। और मेरे बारे में क्या? एस ने धीमी आवाज में कहा, तुम एक कुलीन व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार कुलीन व्यक्ति जैसा नहीं है। माइकल के होंठ हल्के से मुड़े। और कुलीन लोग कैसा व्यवहार करते हैं? लिया थोड़ा सहम गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। माइकल ने कुछ देर चुप रहने के बाद फिर बोलना शुरू किया। मुझे परवाह नहीं कि तुम रईसों से नफरत करते हो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज से नफरत करनी ही है तो कम से कम ये समझ लो कि तुम किससे नफरत कर रहे हो, वरना तुम उन रईसों से बेहतर नहीं हो जो आम लोगों को बिना जाने ही उन्हें नीचा समझते हैं। लिया की सांस अटक गई। ये शब्द उसके अनुमान से कहीं अधिक गहरे घाव थे। माइकल ने उन शब्दों को कुछ देर मन में बैठने दिया और फिर बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, अब चलिए आगे क्या होता है उस पर बात करते हैं। विषय में अचानक हुए बदलाव से दोनों युवक चौंक गए। उनके शरीर तन गए। वे उस सजा के लिए तैयार हो गए जो वह उनके मन में सोच रहा था। माइकल ने अपनी बाहें मोड़ी और उन्हें गौर से देखने लगा। तुमने मुझे लूटने की कोशिश की, तुमने मुझ पर चाकू ताने। अगर मैं चाहता तो तुम दोनों को गिरफ्तार करवा सकता था या इससे भी बुरा कर सकता था। एस ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। उसे इस बात पर कोई शक नहीं था, थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी रईस अब तक पहरेदारों को बुला चुका होता। लिया ने खुद पर काबू न रखते हुए मुट्ठियां भींच ली। तो फिर तुमने क्यों नहीं किया? माइकल के होंठ हल्के से मुड़े, न पूरी तरह से मुस्कान, न पूरी तरह से व्यंग्य भरी हंसी। क्योंकि अभी मेरा तुमसे काम खत्म नहीं हुआ है। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लिया को अंदर से यह महसूस हो रहा था, आगे जो भी होने वाला था वह आसान नहीं होने वाला था। माइकल थोड़ा आगे झुका। क्या तुम पढ़ सकते हो? अप्रत्याशित प्रश्न ने उन्हें चौंका दिया। लिया हिचकिचाए। उद्धरण चिन्ह ... कुछ हद तक। माइकल ने सिर हिलाया, फिर एस की ओर देखा। और तुम? एस ने अपने सिर के पीछे खुजली की। थोड़ा सा। लिया से थोड़ा बेहतर। दरअसल वह लिया से कहीं बेहतर था, लेकिन किसी कारणवश उसे नहीं लगा कि इस समय अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना सबसे अच्छा निर्णय होगा। माइकल ने गुनगुनाया, लिखने के बारे में क्या ख्याल है? मैं लिख नहीं सकती, लेकिन एस लिख सकता है। लिया ने स्वीकार किया। आप राजधानी को कितना जानते हैं? एस ने झट से कहा, ठीक ठाक। हम तो पूरी जिंदगी यही रहे हैं। और राज्य? एस हिचकिचाया। हमें शहर के बाहर की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें जानकारी है। लिया के विपरीत एस को समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। माइकल उन्हें सजा नहीं देना चाहता था, बल्कि उनका इस्तेमाल करना चाहता था। उसे पता नहीं था कि यह बेहतर है या नहीं, लेकिन मरने से तो यह निश्चित रूप से बेहतर था। या गिरफ्तार होने से, जो कि मौत का ही एक और रास्ता था, या उसके करीब का ही कुछ। माइकल की निगाहें तेज हो गईं। ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं, है ना? उसने थोड़ा सिर झुकाकर सोचा। तस्कर, मुखबिर, या फिर बस इधर उधर घूमने वाले लोग? एस ने घबराकर कहा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा। लिया ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन एस ने उसे अनसुना कर दिया। उसने पहले ही फैसला कर लिया था, उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प खुद को उपयोगी साबित करना था। अगर माइकल को उनसे कुछ चाहिए तो इसका मतलब था कि उनका कोई महत्व है, और अगर उनका महत्व है तो शायद वे इस संकट से बच सकें। माइकल ने उन्हें काफी देर तक गौर से देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को एक विकल्प देता हूं। लिया तनाव में आ गई। एस भी तनाव में आ गया। तुम्हारे पास मेरे पीछे आने और मेरी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, माइकल ने कहा। लिया ने इंतजार किया। एस ने भी ऐसा ही किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद माइकल ने और कुछ नहीं कहा। बस इतना ही। लिया ने पूछे बिना नहीं रह सकी। आमतौर पर जब किसी को कोई विकल्प दिया जाता था तो क्या कम से कम 2 विकल्प नहीं होते थे? ये किस तरह का घोटाला था? दूसरा विकल्प क्या है? ऐसा हकलाते हुए बोला, तभी अचानक हवा भारी हो गई और उन्हें घुटन महसूस होने लगी। उनके कानों में एक भयावह आवाज गूंज उठी। कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा विकल्प होता भी तो वह सिर्फ मौत ही होती। एक पल के लिए उन्हें सचमुच लगा कि वे मरने वाले हैं। अचेतन रूप से उनकी निगाहें माइकल की ओर खींची चली गईं। उन्हें नहीं पता था कि यह भ्रम था या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखें हरी चमक रही हो, जिससे पूरे माहौल में एक रहस्यमयी रोशनी फैल रही थी। हम आपका अनुसरण करेंगे मेरे स्वामी। एस ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसके तुरंत बाद लियान ने भी बोलना शुरू कर दिया। यह पहली बार था जब उन दोनों ने किसी कुलीन व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाया था। आम लोगों को सभी कुलीनों के सामने झुकने या घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं थी, केवल उच्च पदस्थ कुलीनों के सामने ही ऐसा करना अनिवार्य था। हालांकि कुलीन वर्ग के सामने बुनियादी सम्मान की अपेक्षा की जाती थी। बेशक किसी कुलीन व्यक्ति को मिलने वाला सम्मान इस बात पर भी निर्भर कर सकता था कि वह कहाँ स्थित था। बाहर, यहाँ तक कि शिकारियों को भी एक कुलीन व्यक्ति की स्थिति को स्वीकार करना पड़ता था, लेकिन हंटर गिल्ड भवन के अंदर जब तक वे किसी कुलीन व्यक्ति का खुलेआम अपमान नहीं करते थे, तब तक वे अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि किसी कुलीन व्यक्ति की उपस्थिति में बिना अभिवादन किए बैठना अभी भी अनादर का कार्य माना जा सकता है। जहां तक सर्वोत्कृष्ट कुलीनों, सर्वोच्च पदस्थ व्यक्तियों की बात है, उन्हें स्थान की परवाह किए बिना हर जगह सम्मान दिया जाना चाहिए, जब तक कि उनकी पहचान को मान्यता प्राप्त हो। जहां तक उन दोनों को मारने की बात है, माइकल का वास्तव में ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। यह एक खोखली धमकी थी, एक ऐसी धमकी जिसे वे पहचान नहीं पाएंगे, ये बात वह जानता था। आखिरकार तकनीकी रूप से देखा जाए तो एक कुलीन होने के नाते उनके पास बिना किसी परिणाम के उनके जीवन या मृत्यु का निर्णय लेने का अधिकार था। हालांकि माइकल को इस दुनिया की सत्ता संरचना को लेकर बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसका एक हिस्सा इसे पसंद भी करता था। ये बुराई या क्रूरता की बात नहीं थी। हर कोई एक विशेष दर्जा पाकर खुश होगा, खासकर ऐसा दर्जा जिसमें वास्तविक विशेषाधिकार शामिल हो।
उसे दुष्ट के रूप में परिभाषित करने वाली बात यह थी कि उसने इस पद का उपयोग किस प्रकार किया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने लिया और एस को बताया था। हालांकि इस दुनिया में भ्रष्ट रईस आम बात लगते थे, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि यह सभी के लिए सच था। पृथ्वी के मध्ययुगीन इतिहास ने इससे भी कहीं अधिक भयावह उदाहरण प्रस्तुत किए थे, जिससे पता चलता है कि मनुष्य अपने ही जैसे लोगों के प्रति कितने क्रूर हो सकते हैं। और ये सब एक ऐसी दुनिया में था जहां अलौकिक शक्तियां मौजूद नहीं थीं। उनकी स्वीकृति पर सिर हिलाते हुए माइकल ने अपने वस्त्र में हाथ डाला और अपना हाथ बाहर निकाल लिया। हालांकि जब उसने इसे अंदर रखा था तब ये खाली था, लेकिन अब उसकी हथेली में एक नक्शा था, वही नक्शा जो उसने हंटर गिल्ड से प्राप्त किया था। एस को दोनों में से अधिक समझदार मानते हुए माइकल ने नक्शा उसे सौंप दिया। क्या आप इस जगह तक पहुंच सकते हैं? एस ने नक्शा लिया और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। मैं राजधानी से ज्यादा बाहर नहीं गया हूं महाराज, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं यहाँ चिन्हित स्थान को बता सकता हूं, उन्होंने कुछ आत्मविश्वास के साथ कहा। ऐसा प्रतीत होता था कि माइकल पर अपना भाग्य निर्भर होने का एहसास होने के बाद वह एक अधीनस्थ के रूप में अपनी भूमिका में ढलने का प्रयास कर रहा था। यह देखकर माइकल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, लेकिन एक क्षण बाद ही उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। हालांकि वह तुरंत बाहर निकलना चाहता था, लेकिन पहले एक समस्या का समाधान करना जरूरी था। आप दोनों, एस और लिया के दिल उम्मीद से धड़क रहे थे, लेकिन उसके अगले शब्दों से उन्हें पूरी तरह से ठगा हुआ और अपमानित महसूस हुआ। बदबू आ रही है। हो सकता है कि उसकी नाक कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो, लेकिन उनके इतने करीब खड़े रहना वाकई असहज था। पब फ्यूचर विज्ञापन। यही समस्या शहर के बाहरी इलाकों में भी व्याप्त थी, हालांकि झुग्गी झोपड़ियों की स्थिति कहीं अधिक खराब थी। इसके विपरीत शहर के भीतरी हिस्से की गंध भी अलग थी, अधिक साफ, लगभग परिष्कृत। माइकल को इस बात का एहसास नहीं था कि अधिकांश आम लोग रोजाना स्नान नहीं करते थे, और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए तो स्थिति और भी बदतर थी। लिया ने पलकें झपकाईं। माफ कीजिए। दूसरी ओर एस ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया, मानो उसे इस प्रतिक्रिया की पहले से ही उम्मीद थी। माइकल ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया। मैं तुम्हें अपमानित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये बस एक सच्चाई है। अगर हम साथ यात्रा कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों से कम बदबू न आए। उसने सिर हिलाते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। छोड़ो, बस साफ सफाई कर लो। फिर लिया बोली, हमारे पास नहाने के लिए पैसे नहीं हैं, और अगर होते भी तो स्नानघरों में हर किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता। माइकल ने भौहें चढ़ा ली। क्या आपके यहाँ स्नानघर हैं? एस ने ऊपर देखा। जी हाँ महाराज, रईसों और धनी लोगों के पास निजी स्नानघर होते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए सार्वजनिक स्नानघर होते हैं। हालांकि प्रवेश निःशुल्क नहीं है। माइकल ने इस पर विचार किया। वह पैसों के मामले में कंजूस तो नहीं था, लेकिन वह हर समस्या आने पर पैसे लुटाने के मूड में भी नहीं था। क्या यहाँ आसपास कोई नदी है? उसने पूछा। एस ने सिर हिलाने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। एक है, लेकिन उसका इस्तेमाल ज्यादातर वे लोग करते हैं जो स्नानागार का खर्च नहीं उठा सकते, और वह उतना साफ भी नहीं है। बेशक हम पानी को उबालकर उसे और साफ कर सकते हैं, लेकिन ये संसाधनों की बर्बादी है। आम लोग बस अपने शरीर के कुछ हिस्सों को धोते हैं, खुद को पोंछते हैं और काम खत्म कर देते हैं। माइकल ने आह भरी। उसने उन दोनों पर एक नजर डाली। ठीक है, मैं एक अच्छे स्नानागार का खर्च उठा लूंगा, लेकिन इसकी आदत मत डाल लेना। एस की आंखें चमक उठी, लेकिन लिया ने बस थोड़ा सा झुककर कहा, धन्यवाद मेरे स्वामी। माइकल ने उनकी कृतज्ञता को ठुकरा दिया। ये दान नहीं है, मैं बस आपके साथ यात्रा करते समय कष्ट नहीं सहना चाहता। लिया ने कुछ नहीं कहा। वहीं एस थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। जाने से पहले अपने चेहरों से ये नकाब हटा लो, माइकल ने आदेश दिया। उसकी आवाज में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। लिया और एस एकदम सख्त हो गए। हालांकि उन्होंने अपने चेहरों से नकाब हटाने में ज्यादा समय नहीं लगाया। जिस क्षण उन्होंने इस रईस की इच्छाओं का पालन करने पर सहमति जताई, उसी क्षण ये स्पष्ट हो गया कि उसे किसी न किसी समय उनके असली चेहरे देखने ही पड़ेंगे। इन परिस्थितियों में मास्क उतारने में उन्हें थोड़ी असहजता महसूस हुई, खासकर उस मूल कारण को देखते हुए जिसके लिए उन्होंने मास्क पहना था।